welcome to all. In the second lecture on ray optics, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में लाइट एंड उसकी प्रॉपर्टीज, उसके साथ विजन, ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उस समय कैसे ऑब्जर्वेशन होगा, इन सब चीजों के बारे में सीखा। आज हम रे ऑप्टिक्स के फंडामेंटल लॉज, किन लॉज के बारे में या किन लॉज पर रे ऑप्टिक्स बेस्ड है, उन लॉज के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना भी स्टार्ट कर देंगे। अगर हम फंडामेंटल लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स की बात करें तो ये रे ऑप्टिक्स कुछ लॉज पर बेस्ड है। ये लॉ नेचर में एक्सपीरियंस के हिसाब से पर बेस्ड होकर डिराइव किए गए हैं, या ये दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर के फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉज। दीज लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, that is, they are facts of nature. Ray optics do not account for these laws but make use of them assuming to be true. ये बात समझना जरूरी है यहाँ पर कि रे ऑप्टिक्स इन लॉज ऐसे क्यों है, ये लॉ ऐसे क्यों होने चाहिए, इनके बारे में बात नहीं करेगी, या इन लॉज को डिराइव करने का एरिया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो इन लॉज को फंडामेंटली ट्रू मानते हुए इनके यूज की बात होगी, या जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऑब्जर्व फैक्ट होंगे उनको इन लॉज के हिसाब से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ये लॉ है, फर्स्ट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सेकंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ रेज, थर्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, फोर्थ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिफ्थ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पांचों लॉ जैसे हम बात कर चुके हैं, ये नेचर के फंडामेंटल फैक्ट हैं। रे ऑप्टिक्स ये लॉ ऐसे क्यों हैं, इनके बारे में बात नहीं करेगी, या इन लॉज को डिराइव करने की हम यहां पे कोशिश नहीं करेंगे। केवल इन लॉज को बिल्कुल सही मानते हुए इनको यूज करके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब इन लॉज को एक एक करके डिस्कस कर लें। फर्स्ट लॉ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये पूरा फैक्ट नहीं है। लाइट स्ट्रेट लाइन में तभी ट्रेवल करेगी जब मीडियम होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस मतलब वो मीडियम हर जगह एक जैसा, और साथ साथ में उस मीडियम का आइसोट्रोपिक होना भी जरूरी है। होमोजेनियस हर जगह एक जैसा होने का मतलब यहां केवल यही है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह एक जैसा होगा। इन होमोजेनियस मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स। मतलब साफ है कि केवल होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम में ही लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब जब तक मीडियम के बारे में स्पेशली ना कहा जा कि ये होमोजेनियस नहीं है या आइसोट्रोपिक नहीं है, हम हमेशा ऑप्टिकल मीडियम को होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक दोनों ही मानेंगे। और जब तक स्पेशली ना कहा जाए, हम ऐसा मानते हुए कि मीडियम होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है, लाइट को स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता हुआ अज्यूम करेंगे। Rectilinear propagation explains shadow formation, eclipses of sun and the moon, image formation from pinhole camera, etc. केवल इस लॉ को यूज करके हम बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल ऐसे शेडो का बनना, eclipses of sun and moon, और पिन होल कैमरा से इमेज का बनना। सेकेंड लॉ जो फंडामेंटल है वो है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ रेज। Light rays do not disturb each other on their intersection and thereafter propagate without any history
ऑफ मीटिंग। ये हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा। मान लो आप एक अंधेरे कमरे में हैं, हमारे हाथ में 2 टॉर्च हैं और हमने दोनों टॉर्च को इस तरह जलाया कि उनकी जो निकलने वाली बीम है आपस में मिलती हुई जा रही है। अब मान लो उन दोनों बीम से दीवार पे 2 अलग अलग स्पॉट्स बन रहे हों, तो आप देखेंगे कि उन दोनों बीम के मिलने से उन स्पॉट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए मान लो उनमें से हम एक टॉर्च बंद भी कर दें तो दूसरा स्पॉट जैसा पहले था वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज जहां मिलती हैं वहां एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती और मिलने के बाद वो इस तरह से पास होती हैं कि जैसे वो कभी मिली ही ना हो, मतलब उनको अपनी हिस्ट्री ध्यान नहीं रहती। थर्ड, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। Rays retrace their paths when their directions are reversed. अगर लाइट रेज की डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पे रिवर्स कर दे तो वो अपने पाथ पर वापस लौट आएगी। इस बात को हम काफी यूज करेंगे, कई सिचुएशन में इसको यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लो हम मिरर में बैठे हैं और हम किसी और दूसरे आदमी को, या हो सकता है हमारा दोस्त हो, उसको सीधी तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मिरर में उसकी इमेज देख पा रहे हैं, तो ये श्योर है कि वो भी आपकी इमेज देख पा रहा होगा। मतलब अगर आप उसकी इमेज देख रहे हैं तो लाइट रेज उसके यहां से निकल के आपकी आंखों में आ रही है। अब अगर हम मान लें मैथमेटिकली कि इन जो लाइट रेज उसकी आंखों से निकल के आप तक पहुंच रही हैं, आप पर पहुंचने के साथ ही उनको रिवर्स कर दिया जाए तो उसके पास से पहुंच जाएंगी। इसका मतलब साफ है कि आपकी बॉडी से जो लाइट रेज निकल रही होंगी वो भी उसके पास पहुंच रही होंगी। ये एक फैक्ट है जिसको हम ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों लॉस के बारे में हम अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब 1 बाय 1 करके इन लॉस को हम उनके एप्लीकेशंस के साथ थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले रेक्टल प्रोपगेशन और इन लॉस की एप्लीकेशन लेने के बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे आज, और उसमें क्या क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उन पर होने वाले कुछ इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ रेक्टिलियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसे अभी हमने बात की कि पहले हम रेक्टिलियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रेक्टिलियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन इफेक्ट है वो है शैडो का बनना। अब शैडो के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम शैडो के बारे में आपकी जानकारी में थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। नॉर्मली हम शैडो नाम से क्या समझते हैं, किसी दीवार पर या जमीन पर पेड़ की छाया हो या दीवार पर किसी की छाया बन रही हो, तो वो जो डार्क पोर्शन होता है उस सरफेस पर, दीवार पर या जमीन पर, उसको हम बोलते हैं शैडो। लेकिन शैडो केवल वही नहीं होता। शैडो वो पूरा रीजन होता है जहां लाइट ब्लॉक हुई है। फिजिक्स में शैडो को कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में सोचते हैं। शैडो इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर लाइट फ्रॉम ए सोर्स इज फुली और पार्शियली ब्लॉक्ड बाय एन ओपन ऑब्जेक्ट। मतलब स्पेस का वो रीजन जिसमें किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से एक सोर्स से निकलने वाली लाइट को पूरा का पूरा या पार्शियली ब्लॉक कर दिया जाए, उसको कहते हैं। प्लस शैडो में जो डार्क पोर्शन दीवार पर बनता है या जमीन बनता है वही नहीं, वो जो वॉल्यूम जिसमें लाइट रुक गई है वो भी शैडो में काउंट होता है। शैडो के 2 पार्ट होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अब जरा इनके बारे में देखें कैसे डिफाइन किया गया है। Umbra and penumbra. The region where light is fully blocked is called umbra, and the region where light is partially blocked is called penumbra. मतलब जिस रीजन में लाइट को फुली ब्लॉक कर दिया जाता है उसको umbra बोलते हैं, और जहां लाइट पार्शियली ब्लॉक होती है वहां पेनम्ब्रा बोलते हैं।
आपने कई बार देखा होगा शेडो जो बनती है उसकी बाउंड्री शार्प नहीं होती, बाउंड्रीज थोड़ी सी हल्की होते होते बिल्कुल मर्ज हो जाती है लाइट वाले एरिया में, उस रीजन को पेनम्ब्रा बोलते हैं। ऐसा तभी होता है जबकि सोर्स का साइज बड़ा हो। अगर सोर्स का साइज बहुत छोटा है, यही कहें आइडियल पॉइंट सोर्स है, तो उससे पेनम्ब्रा रीजन नहीं बनेगा, हमेशा अंब्रा रीजन बनेगा। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट सोर्स से शेडो कैसे बनती है उसके बारे में देखते हैं। शेडो फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, हमने एक पॉइंट सोर्स लिया, ए बी एक सर्कुलर डिस्क है, ओपेक। ओपेक मतलब इसमें से लाइट आर पार नहीं हो सकती, और यहां पे एक स्क्रीन है। अब देखिए पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलेंगी, ये सारी लाइट इधर से ऐसे जाने वाली तो सारी स्क्रीन पर पहुंचेंगी, लेकिन इस रीजन के ये लाइट जो यहां से रेज सारी आएंगी वो ये इसको रोक देगा और इस पूरे रीजन में लाइट नहीं पहुंचेगी, और हम इस पूरे रीजन को बोलेंगे शेडो, एंड इसी को बोलेंगे अंब्रा। अब हमें ये अंब्रा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट रेज इनविजिबल है, हमें दिखाई क्या देता है, स्क्रीन पर बनने वाला गोल डार्क पोर्शन, हम उसी को छाया बोलते हैं। ये सोचना गलत है, छाया में वो जो गोल पोर्शन और ये रीजन दोनों शामिल हैं। अब देखिए दीवार पर कैसा दिखाई देगा, मतलब स्क्रीन पर कैसा दिखाई देगा, ये पोर्शन यहां से यहां तक आप देखिए ऐसा बिल्कुल शार्प, यहां पे शेडो की बिल्कुल शार्प बाउंड्री होंगी क्योंकि पॉइंट सोर्स है ये। अब देखिए शेडो में ये पूरा रीजन भी शामिल है, और जब ये रीजन शामिल है इसकी बाउंड्री मतलब यहाँ की जो ऐसी जो डार्क पोर्शन है ये भी शेडो में शामिल है। अभी तो हम शायद इसी को शेडो बोलते थे, बट आज हम शेडो में इसको भी काउंट करेंगे। अब जरा देखें कि अगर सोर्स का साइज बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स, तो उससे शेडो कैसे बनेगी। अब एक्सटेंडेड सोर्स के बारे में जान लें। अगर एक्सटेंडेड सोर्स ऐसा होता है इसमें हम बहुत सारे पॉइंट सोर्स एक के बाद एक बिल्कुल इन्फिनिटली क्लोज होंगे। नॉर्मल नेचर में जितने भी सोर्सेस हैं ऑलमोस्ट वो सारे एक्सटेंडेड सोर्स, लेकिन जहां से हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से देखें तो अगर बिल्कुल पॉइंट जैसे दिखाई दें तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सोर्स। जैसे सन एंड मून, इनको हम अर्थ पर पॉइंट सोर्स मान सकते हैं क्योंकि अर्थ से जब उनको देखेंगे तो ऑलमोस्ट पॉइंट दिखाई देंगे। लेकिन एक कैंडल की फ्लेम को भी हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं कि उसका साइज जिन चीजों की शेडो बनाएगा उनसे बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें तो वो पॉइंट सोर्स नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिन कमरों में ट्यूबलाइट जलती है वहां पे शार्प शेडो नहीं बनती, क्योंकि ट्यूबलाइट पॉइंट सोर्स नहीं, वो एक्सटेंडेड सोर्स है। शेडो फॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात हुई, मतलब एक्सटेंडेड सोर्स का साइज फाइनाइट होगा, वो बड़े हो सकते हैं बट उनका साइज इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं होगा, या यूं कहते हैं बड़े सिंपल शब्द में एक्सटेंडेड सोर्स कभी भी पॉइंट सोर्स नहीं होंगे। अब मान लीजिए हमने ये एक्सटेंडेड सोर्स लिया, यहाँ पे वही ओपेक डिस्क है हमारी ए बी और ये स्क्रीन। अब देखिए इससे हर पॉइंट से, इस सोर्स के हर पॉइंट से लाइट रेज निकलेंगी, लेकिन हर पॉइंट से निकल लाइट रेज चारों तरफ फैलेंगी, बट उनमें केवल ए बी पर जो लाइट रेज निकलेंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो स्क्रीन तक नहीं पहुंचेंगी। अब देखिए हम पहले S1 जो पॉइंट है, इस एंड वाले पॉइंट से जो लाइट रेज निकलती हैं वो कैसे शेडो बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। S1 से निकलने वाली यहाँ पे बिल्कुल शार्प शेडो बनेगी, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, मान लिए और कोई पॉइंट इस सोर्स के जल ही नहीं रहे। अब देखिए ये यहाँ पे शेडो बनेगी, ये पूरा रीजन। अब अगर हम S2 की बात करें तो यहां से यहां तक शेडो बनेगी। अब देखिए इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में हमें S1 से लाइट मिल रही है बट S2 से नहीं मिल रही है, ऐसे ही ये रीजन है। लेकिन इस रीजन में हमें ना तो S1 से लाइट मिल रही है ना S2 से लाइट मिल रही है। लेकिन S1 S2 के साथ यहाँ पे और पॉइंट लें तो आप देखें हर पॉइंट से इस रीजन में लाइट पहुंचेगी, इस रीजन में लाइट पहुंचेगी। तो ये दोनों रीजन हैं, इनमें हम ये कह सकते हैं कि सारे पॉइंट से सोर्स लाइट नहीं पहुंच रही है, सोर्स की कुछ पॉइंट से पहुंच रही है। या यूं कहते हैं कि इन दो रीजन में लाइट पार्शियली ब्लॉक हो गई है और इस रीजन में लाइट फुली ब्लॉक है। तो ये रीजन क्या कहलाएगा, अंब्रा, और रीजन क्या कहलाएगा, पेनम्ब्रा। ये जैसी बात हुई अंब्रा हुआ और रीजन क्या होंगे, पेनम्ब्रा। तो पेनम्ब्रा रीजन को हमने कम डार्क दिखाया है, मतलब यहाँ पे इस सोर्स के सारे पॉइंट से लाइट नहीं पहुंच रही, कुछ पॉइंट्स
कि लाइट को इस डिस्क ने रोक दिया। जैसे यहां से पहुंचना लाइट, अगर इसको देखें तो ये लाइट यहां पहुंचेगी और ये लाइट यहां पहुंचेगी, लेकिन इस रीजन में S1 से लाइट नहीं पहुंच रही है। मतलब साफ है, ये समझा सकता है कि पेनम्बरा रीजन में सोर्स के सारे पॉइंट से लाइट नहीं पहुंचेगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि पेनम्बरा रीजन में लाइट को इस डिस्क AB ने पार्शियली ब्लॉक कर दिया है, बट अम्ब्रा रीजन में सोर्स से निकलने वाली लाइट को फुली ब्लॉक किया है। अब देखिए दीवार पर कैसी शेडो दिखती है उसके बारे में। दीवार पर शेडो ऐसे दिखाई देगी, यहां पर शेडो की आप देखो बिल्कुल शार्प बाउंड्री नहीं होंगी, शेडो धीरे धीरे हल्की होती होती बिल्कुल यहां एकदम मर्ज हो जाएगी। ये डार्क पोर्शन जैसा कहा, इसको एम्ब्रा बोलेंगे, ये भी एम्ब्रा है, ये भी एम्ब्रा, ये इसी का पार्ट है, इस एम्ब्रा की बाउंड्री है ये, और ये पेनम्ब्रा रीजन। तो अगर हम शेडो फॉर्मेशन की बात करें तो समराइज करते हुए समझ सकते हैं कि अगर सोर्स शेडो कास्ट करने वाले ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो पेनम्ब्रा रीजन बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बनेगा। अगर सोर्स आइडियली पॉइंट सोर्स है तो पेनम्ब्रा रीजन बनेगा ही नहीं, केवल एम्ब्रा रीजन बनेगा। और अगर सोर्स का साइज जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे पेनम्ब्रा रीजन का साइज बड़ा होता जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मली घर में जो लाइट जलती हैं वो उसका साइज काफी बड़ा होता है। पहले ट्यूबलाइट हुआ करती थी, अब ट्यूबलाइट्स बहुत कम है, लेकिन घरों में LED लाइट्स होती हैं। LED लाइट का साइज भी कम से कम 3-4 इंच बड़ा तो होता ही है। और अगर हम देखें LED लाइट में भी शेडो, अब साइज उसका पॉइंट तो नहीं है, तो LED लाइट में भी अगर आप शेडो देखेंगे तो शार्प शेडो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट हम जो पहले इनकैंडेसेंट लैंप हुआ करते थे, जिनको हम बल्ब बोलते थे, तो किसी के हमने बल्ब जलाए और अगर हम शेडो बनाए तो वहां पे शार्प शेडो बनेगी, क्योंकि बल्ब में जो बल्ब का साइज नहीं लेंगे, बल्ब में जो फिलामेंट चमकता है उसका साइज लेंगे, वो तो हर शेडो कास्ट करने वाले ओपेक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अभी हमने बात की शेडो फॉर्मेशन की। अब रेक्टेंगुलर प्रोपेगेशन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है पिन होल कैमरा। ये पिन होल कैमरा हम घरों पर भी बना सकते हैं, या यूं कहें कि हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप किसी डार्क कमरे में बैठे हो दिन में और उस कमरे में खिड़की में एक हल्का सा होल कर दें या छोटी सी होल से लाइट अंदर आने दें, तो उस खिड़की के सामने वाली दीवार पर खिड़की के बाहर जो चीजें हैं उनकी एक उल्टी इमेज दिखाई देगी। ये आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं तो इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं। ये पिनहोल कैमरा का बेसिक प्रिंसिपल है। अब आइए पिनहोल कैमरा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें। पिनहोल कैमरा में एक ओपेक स्क्रीन जिसमें एक छोटा सा होल होता है, एंड यहां पे एक स्क्रीन जिसपे इमेज बननी है। यही कहते हैं, मान लो ये हमारा जो मैंने कमरे का एग्जांपल, ये रूम था, रूम में बिल्कुल डार्क है और एक दीवार में छोटा सा कोई होल है, खिड़की में छोटी सा एक कोई ओपनिंग है जहां से लाइट आ सकती है अंदर, और ये एक सामने दीवार है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, हमने ऑब्जेक्ट को एरो की तरह लिया इससे कि ये उल्टा होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से, हर पॉइंट से, ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं। अब ये ह्यूमन आई की बात है, क्योंकि दिखाई तो ह्यूमन आई से देगा। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ह्यूमन आई केवल उन्हीं रेस को अपने अंदर फोकस कर सकती है जो डाइवर्जिंग हो। मतलब हर वो ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिसके हर पॉइंट से लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है, मतलब डाइवर्जिंग रेज निकलती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पर पड़ने वाली लाइट, इस पॉइंट की लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे हर पॉइंट पड़ने वाली लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो भी लाइट पड़ रही है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इन सारी रेज में से सारी रेज को ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर लेगा, लेकिन बस केवल एक पतली सी, बहुत पतली बीम जो होल में से गुजरेगी वहां स्क्रीन तक पहुंचेगी। देखिए इस तरह से इससे निकलने वाली, अब इसमें तो इनफाइनाइट रेज होंगी, सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है डायग्राम में। तो हमने ये देखा, ये रे और ये रे ब्लॉक हो गई, केवल एक रे यहां पहुंची। ऐसा इसके हर पॉइंट से होगा, तो हर पॉइंट की यहां पे एक इमेज बनेगी, और अगर हम सारे पॉइंट्स के कलेक्टिव लें तो हमें इस टाइप से
दिखाई देगा। यहाँ पे डायग्राम में केवल दो एक्सट्रीम रेस को दिखाई दिया है, तो यहाँ पे इसकी एक उल्टी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। अब इसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। मान लो इस ट्राइंगल की हम बात करें और इस ट्राइंगल की बात करें, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हुए। ऐसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हुए। अगर सिमिलर ट्राइंगल हुए तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। तो इस सिंपल आइडिया से हम इसमें इमेज का स्क्रीन होल से कितना दूर है उस हिसाब से इमेज की हाइट या इमेज का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है कि स्क्रीन को जितना दूर ले जाएंगे उतना इमेज बड़ी होती जाएगी, ऐसे ऑब्जेक्ट जितना दूर ले जाएंगे उतनी इमेज छोटी होती जाएगी। पिनहोल कैमरा में इमेज एक्चुअली कैसे बनती है, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो 3 डायमेंशनल होंगे, तो 3 डायमेंशनल सिचुएशन जो एक्चुअली पिनहोल कैमरा में इमेज बनेगी उसको हम दूसरे डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। थ्री डी व्यूइंग ऑफ द पिनहोल कैमरा। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। अब एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स में ये सारी दीवारें ओपेक हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल है और पीछे वाली दीवार को हम स्क्रीन की तरह काम ले रहे हैं। यहाँ फिल्म लिखा हुआ है, यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म भी लगा सकते हैं, इस पे इमेज परमानेंटली बन जाएगी। अब यहाँ पे एक लेटर एफ के बारे में सोचते हैं, तो एफ से जाने वाली रेस इधर, ये रेड वाली रेस, ग्रीन इधर आई, ये पर्पल इधर गई, लाइट ब्लू इधर गई। अगर इन सारी रेस को हम देखें तो इस एफ की इमेज यहाँ पे वर्टिकली अप डाउन बनेगी और लेफ्ट राइट बनेगी। तो अगर इस फिल्म को हम सीधा करके देखें तो ये इमेज बिल्कुल वैसी होगी जैसे किसी मिरर में बन रही हो। अच्छा, इस होल को, ऐसे किसी भी होल को जो अपने से लाइट पास होने देता है उसको एपर्चर भी बोलते हैं। जैसे हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, पीपल जो होती है वो एपर्चर का ही काम करती है, मतलब वो सर्कुलर रीजन है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। ये पिनहोल कैमरा की 3D विजन हुआ। अब हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में एनालाइज करना शुरू करें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पहुंचने से पहले, क्योंकि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब जानते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में और क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी और डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। तो ये चीज रिफ्लेक्शन होता क्या है? When light falls on a boundary between two media, some of its amount is turned back. This phenomena is known as reflection, and the boundary is known as reflecting boundary or reflecting surface. अब हम पिछले लेक्चर में बाउंड्री के बारे में बात कर चुके थे, जहां दो ऑप्टिकल मीडिया सेपरेट होता है। ये कोई सरफेस भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच की बाउंड्री हो। जब भी लाइट ऐसी किसी भी बाउंड्री पे पड़ती है तो उसका कुछ पोर्शन या कई बार कंप्लीट पोर्शन वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम में से लाइट आ रही होती है, चली जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जिस बाउंड्री से या जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम जितनी भी चीजों को देख सकते हैं जो कि सेल्फ ल्यूमिनस नहीं, जिनकी अपनी लाइट नहीं, जिन पर लाइट पड़ती है उनको देखते हैं, उन सब पर रिफ्लेक्शन होता है। यह इस बात को समझने वाली बात है कि रिफ्लेक्शन केवल मिरर से नहीं होता, रिफ्लेक्शन सारी चीज होता है। जरूरी नहीं है जहां से रिफ्लेक्शन होता हो वहां से हम इमेज देख सकते हो। इस हिसाब से जब देखें तो रिफ्लेक्शन के हमें दो टाइप नजर आ रहे हैं। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें हमें इमेज दिखती है, एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें इमेज बिल्कुल नहीं दिखती,
और कुछ ऐसी सरफेसेस भी होती हैं जिनमें हमें बहुत फेंट इमेज दिखती है, वो सरफेस ग्लोसी होती है। जैसे अगर हम दीवार जिसपे मैट फिनिश पेंट किया हुआ हो तो उसमें बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, केवल दीवार दिखाई देगी। लेकिन किसी ऐसी सरफेस जिसपे ग्लॉस पेंट किया हुआ हो उस पर हमें दीवार भी दिखाई देगी और उसमें पास जाएं तो बहुत हल्की इमेज भी दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई सरफेस मिरर जैसी है तो उसमें हमें अपनी बड़ी क्लियर इमेज दिखाई देगी। अब falling light is known as incident light and the light that is turned back is known as reflected light. अब जो ऑब्जेक्ट पे जो लाइट गिरती है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं और जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। Not all the light is reflected back. For a perfectly reflecting surface, all the light is reflected back. This is an ideal condition. In ray optics, the term reflection is used for perfect reflection. अब देखिए जो हमने बातें की, जो नॉर्मल सरफेस होंगी उनमें से कभी भी, या यूजुअल जो प्रैक्टिकल सरफेसेस जो हमें मिलती हैं उनमें से पड़ने वाली लाइट कभी भी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर हम मान लें कि सरफेस से लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये एक आइडियल कंडीशन। आइडियल मतलब ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन इन रे ऑप्टिक्स द टर्म रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रे ऑप्टिक्स में जब तक ना कहा जाए और रिफ्लेक्शन के बारे में कहा जाता है, मेंशन किया जाता है, तो वहां उसको हम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ही लेंगे या परफेक्ट रिफ्लेक्शन ही लेंगे। जहां इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन या थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन की बात होनी है वहां अगर मेंशन बात सोचना होगा तो वो मेंशन होगा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात ये हुई कि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होगी या उसका कम अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा या ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ये रिलेशन क्या है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन increases as the angle of incidence increases. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप सब जानते हैं, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। मतलब ये एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एक फैक्ट से। मतलब हम एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हों जो उस पर ग्लॉसी हो, मतलब ऐसा आप ले सकते हैं ऐसी कोई दीवार जिसपे मिरर पॉलिश ग्रेनाइट लगा हुआ हो या मिरर पॉलिश टाइल्स लगी हुई हो। आप उसके पास खड़े हो जाएं सामने और अपनी इमेज को देखें। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अगर ऐसी सरफेस कहीं मिले तो आप जो अपनी इमेज देखेंगे तो उसमें आपके पैरों की इमेज ज्यादा क्लियर दिखाई देगी और आपके चेहरे की इमेज बहुत अनक्लियर, बड़ी फेंट दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस कारण से ही हो रहा है कि रिफ्लेक्शन का अमाउंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ बढ़ता है। पैरों से जो लाइट निकल रही है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो पैरों से निकल लाइट तो सामने वाली दीवार से रिफ्लेक्ट हुई और आंखों पहुंची तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपकी घुटने से जो लाइट निकली आपकी आंखों पहुंची। ऐसे आपकी कमर से जो लाइट निकली आपकी आंखों पहुंची उसका एंगल और कम हो जाएगा, और चेहरे की डिटेल से जो लाइट निकली और आपके आंखों पहुंची उनका एंगल बहुत कम होगा। और यही कारण है। अब देखिए उस इमेज देखिए, उसमें आपको चेहरा उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना क्लियर आपकी बॉडी के पैर दिखाई देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को बिल्कुल सर्टिफाई करता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा रिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। रिफ्लेक्शन जैसे अभी हमने बात की, कुछ सरफेसेस में हमें इमेज बड़ी क्लियर दिखाई देगी, कुछ सरफेस में इमेज बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, लेकिन रिफ्लेक्शन तो हो रहा है तभी तो वो सरफेस दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इन दो एक्सट्रीम कैटेगरी को हम दो टाइप का में डिवाइड कर देंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होगा जिसमें हमें क्लियर इमेज दिखाई दे रही है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होगा जिसमें बिल्कुल इमेज नहीं दिखाई दे रही।
और जो तीसरी कैटेगरी थी जहां पे सरफेस भी दिखाई देती है और उसमें बड़ी फैंट इमेज दिखाई देती है, उसमें पार्शियल रेगुलर एंड पार्शियल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर लाइक सरफेसेस इज नोन एज रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ये बात जैसे हम कहते हैं मिरर लाइक सरफेस, मतलब जिनमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है, उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन an incident ray is reflected at the same angle to the surface normal as the incident ray, but on the opposite sides of the surface normal in the plane containing incident ray and the surface normal. मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, वहां जो इंसिडेंट रे गई वो जिस एंगल पर सरफेस नॉर्मल से बनाती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इस डायग्राम डिटेल को एक बार हम शॉर्ट में समझ लें। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में है जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और सरफेस नॉर्मल है, और साथ साथ सरफेस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि सरफेस नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच में होगा उसके इक्वल होगा। अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, उनको हम देखा, और ये चीज आप पहले से अच्छी तरह जानते भी थे, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम यूजुअल सरफेसेस लाइक a wall, wood, etc. is known as diffuse और irregular रिफ्लेक्शन। मतलब जो नॉर्मल सरफेसेस होती हैं मिरर के अलावा, मिरर लाइक नहीं होनी चाहिए, उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होगा। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है। In surfaces capable of exhibiting diffuse reflection, we cannot see images, but we can see the surface. एक बात हम अभी तक कहते आ रहे थे कि जिन सरफेसेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें इमेज नहीं दिखाई देगी, क्या बस वो सरफेस दिखाई देगी। लेकिन अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी होता हो और थोड़ा बहुत स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता हो तो उसमें हमें फैंट इमेज दिखाई देगी और साथ में सरफेस भी दिखाई देगी। लेकिन अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होता हो और परफेक्टली रेगुलर रिफ्लेक्शन होता हो तो वहां वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं दिखाई देगी, केवल इमेज दिखाई देगी। In diffuse reflection, an incident ray on the reflecting surface is scattered back at many angles rather than at just one angle as in the case of specular reflection. मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे है जिस सरफेस से पड़ेगी वहां से ये बहुत सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होगी। जबकि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे केवल इसी डायरेक्शन जाती है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये लाल वाली रेज सारी होंगी। अगर स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो तो ये लाल वाली रेज भी होंगी और ये ब्लू वाली रेज भी होगी। लाल रेज का मतलब ये नहीं कि कलर लाल हो गए, हमने इनको अलग से दिखाने के लिए ऐसा कलर चूज किया है। An ideal diffuse reflecting surface scatters back the incident light equally in all directions, meaning that there is equal luminance when viewed from all directions. अगर आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है, पूरी की पूरी लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है जिस सरफेस पर, उस सरफेस को हम किसी भी डायरेक्शन देखें वो बिल्कुल एक जैसी चमकदार दिखाई देगी क्योंकि उसमें ये लाइट हर तरफ बराबर जा रही थी। जैसा कि नॉर्मल अगर वॉल पे बहुत अच्छा मैट फिनिश पेंट हो तो उस दीवार को किसी भी एंगल से देखें हमें एक जैसी चमकदार दिखाई देगी। Since human eye can focus only diverging beams, we can see only those surfaces from which
डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, हम केवल उन्हीं सरफेसेस को देख पाएंगे जिनसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसकी लिमिटेशन साफ है, क्योंकि ह्यूमन आई केवल डाइवर्जिंग बीम को फोकस कर सकती है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखें, ये जो बीम निकल रही है सब डाइवर्जिंग है। तो हम मान लो इस पे हर पॉइंट पे लाइट पड़ रही है, तो उसका हर पॉइंट हमें हर डायरेक्शन से इक्वली दिखाई देगा। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये सरफेस नहीं दिखाई देती। Some glossy surfaces exhibit both the types of reflections simultaneously. This is why we can see faint images as well as the surface both. इस बात को हम अभी तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ऐसी जो ग्लॉसी सरफेस होंगी उसमें दोनों रिफ्लेक्शन, दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर और डिफ्यूज एक साथ होते हैं, इसलिए उन सरफेस में इमेज और सरफेस दोनों एक साथ दिखती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब हम केवल इसमें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लॉ को गवर्न करते हैं, कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कोई लॉ नहीं होता। उसमें सिंपल सा लॉ है कि लाइट अगर कोई रे पड़ी तो सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। बट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में जैसे आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई, जो कि इंसिडेंट रे और सरफेस नॉर्मल के बीच का एंगल है, और सरफेस नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच के एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। और इंसिडेंट रे, सरफेस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट रे तीनों का एक ही प्लेन में होना जरूरी है। इन दोनों बातों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द सरफेस नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी, और इसी प्लेन को कई बार प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी जानते हैं, लेकिन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, आप वेक्टर का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन रिकॉल कर सकते हैं। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि बोथ द वेक्टर्स टू बी एडेड एंड द थर्ड वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। ये तीनों एक ट्राइंगल की साइड बना रहे हैं, और ट्राइंगल की तीनों साइड हमेशा एक प्लेन में होती है। तो यहां से हमको एक हिंट मिलता है कि अगर वेक्टर नोटेशन यूज करें तो इन दोनों लॉ को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम रिफ्लेक्शन के लॉस को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करें जैसा भी बात हुई, तो उसके दोनों पार्ट एक साथ कंबाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें ट्राइंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा, कि ट्राइंगल लॉ में जो ट्राइंगल बनता है उसकी तीनों साइड्स एक ही प्लेन में होती हैं, और यहां भी हमारे पास तीन ही लाइंस हैं, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे एनालाइज करने के लिए हम रिफ्लेक्शन के सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। मान लें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे जो आई वो नॉर्मल से थीटा एंगल बनाते हुए, यहां हमने थीटा को ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतने ही एंगल थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर वो रिफ्लेक्ट हो गई, और इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे नाम दे दिया। यहां हमने ई आई कैप, ई आर कैप कुछ नोटेशन दिखाई दे रहे हैं। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ई आई कैप, ई आर कैप रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसी तरह सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ई एन कैप लिया। अब हमारा पर्पस क्यों इतना सही है कि ई आर कैप को ई आई कैप और ई एन कैप की टर्म में लिखना, क्योंकि हमें इंसिडेंट रे मालूम होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मालूम होगी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मालूम है देन वी कैन राइट ई एन कैप, और इंसिडेंट की डायरेक्शन तो हमें पहले से एक्सपेरिमेंट में मालूम ही होगी, हमें केवल ई आर कैप फाइंड करना है। नाउ थीटा शो तो कर दिए बट वो अननोन है। बात आगे करने के लिए हम अगर ट्राइंगल लॉ यूज करना है तो ई आई कैप में ही कुछ कंबाइन करना हो जो ई आर कैप आए। तो हम मान लें ई आई कैप में कुछ वेक्टर ऐड करने पर ई आर कैप आता है, तो ई आई कैप और ई आर कैप को इनिशियल होंगे, क्योंकि जहां से ई आई कैप स्टार्ट होगा वहीं से रिजल्टेंट ई आर कैप स्टार्ट होगा। तो इस पर्पज से हम ई आई कैप की टेल से ई आर कैप को वापस यही वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वो लाल रंग के वेक्टर में रेड कलर में
विजिबल है। अब ये जो डायग्राम हमारे पास है इसमें कुछ वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस को कुछ नॉमेनक्लेचर देते हैं ए बी सी डी। नाउ वैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिल है, पैरेललोग्राम, लेकिन हमें उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से वो यूज नहीं है। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी को देखें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी होता है। वेक्टर ए डी ई आर कैप है, वेक्टर ए बी ई आई कैप है, बस केवल वेक्टर बी डी को हमें फाइंड करना है। अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में मिल जाएंगे। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। अब बी डी वेक्टर ई एन कैप की डायरेक्शन में है, तो बी डी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम है, बस केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एंड बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम देखो ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो बी डी वेक्टर है, बी डी लाइन उसको ए सी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। इस सिचुएशन में ये जो मिड पॉइंट है वहां से बी की डिस्टेंस बी डी की आधी होगी, और ये इस ट्राइंगल का कॉ एंगल थीटा के लिए बेस है। तो ये लाइन जो मिड पॉइंट से बी की डिस्टेंस ए बी कॉस थीटा होगी। ए बी का वैल्यू 1 है, तो बी से मिड पॉइंट डिस्टेंस हुई कॉस थीटा। ऐसे मिड पॉइंट से डी की डिस्टेंस होगी कॉस थीटा, तो बी से डी की टोटल डिस्टेंस होगी 2 कॉस थीटा। मॉड्यूलस ऑफ बी डी इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब बी डी वेक्टर क्या होगा, इस मॉड्यूलस को ई एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें। मान लो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब केवल कॉस थीटा या थीटा रिप्लेस करना है, इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। ए बी जो इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन है, इनिशियल इंसिडेंट वेक्टर की, वो सरफेस नॉर्मल से पाई माइनस थीटा का एंगल बनाता है। तो अगर ई एन कैप और ई आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लें, then what we get? ei cap dot en cap is equal to ei cap mod into en cap mod into cos pi minus theta is equal to minus cos theta. ei cap mod 1 होगा, en cap mod 1 होगा, cos pi minus theta minus cos theta होगा, तो ei cap dot en cap होगा minus cos theta। जो लास्ट है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर कंबाइन करें then what we get? ER cap is equal to EI cap minus 2 EI cap dot EN cap into EN। तो देखिए BD वेक्टर की जगह हम क्या रखेंगे, 2 cos theta EN cap एंड cos theta की जगह माइनस EI cap dot EN cap, then we get this। ये इक्वेशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में एक्सपेंड करती है। इसे हम बहुत फाइन एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल फंडामेंटल है, परफेक्टली जनरलाइज है, इन एवरी सिचुएशन वैलिड, बट जहां हम बहुत आसानी से लॉजिकली काम फाइंड कर लेंगे या सिंपल ज्योमेट्री से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वहां इस कॉम्प्लेक्स वेक्टर इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी बात के लिए हम इसी वेक्टर फॉर्म को एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, लॉ वेक्टर का अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले रिफ्लेक्शन लॉ का, तो वो काफी सिंपल होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री को एक बार हम एनालाइज करते हैं। और आप देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को इक्वल दिखाया है थीटा के। अब अगर हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के कंपोनेंट लें, एक कंपोनेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल और दूसरा उसके नॉर्मल, मतलब सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन में। The incident and the reflected ray vectors are resolved into components
that are tangential and normal to the reflecting surface. इन कंपोनेंट्स को विजुलाइज करने के लिए डायग्राम क्लियर दिखाई दे, हम एक बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हटा देते हैं और उन कंपोनेंट्स को देखते हैं। ये रेड वेक्टर ई आई कैप का सरफेस नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है एंड ये दूसरा रेड वेक्टर ई आई कैप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ऐसे ही ये रेड वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट है एंड ये रेड वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है। इफ यू सी दीज टू ट्राइंगल्स कैन सी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स की लेंथ सेम है क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर लिया है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये इनकी साइड्स इक्वल होंगी। अब जो बात हम रिवील करना चाहते थे, यू कैन रीड द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड whereas the normal components become reversed during reflection। मतलब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट की लेंथ में चेंज नहीं आएगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में बड़ी आसानी से ज्योमेट्रिकली भी रिजॉल्व किया सकता है। वो ये कि हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे के दोनों कंपोनेंट जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग के पैरेलल होंगे उनको इक्वल रखेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट होंगे उनको हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल रखेंगे। डेविएशन इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैरामीटर है डेविएशन। अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो वो मतलब टर्न हुई मतलब उसकी डायरेक्शन में चेंज आया एंड डायरेक्शन चेंज इज कॉल्ड डेविएशन। और इसको हम एंगल से मेजर करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसकी भी एनालिसिस समझने के लिए रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री को देखते हैं। Deviation is defined as the change in direction of the light ray during reflection, जैसे हमने बात की। अब रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री देखें, ये इंसिडेंट रे उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड रे। यह अगर देखिए एंगल डेल्टा, मतलब जो इंसिडेंट रे थी डेल्टा एंगल से यहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टर्न हुई और ये डेल्टा एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। I इज इक्वल टू आर होगा, तो ये डेल्टा एंगल क्या होगा पाई माइनस 2i और पाई माइनस 2r। अब एक रिफ्लेक्शन में डेल्टा एंगल आया, यहां पर डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेविएशन मेजर्ड बाय एंगल डेल्टा एज नोन इन द फिगर। टोटल डेविएशन आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अगर एक के बाद एक कई रिफ्लेक्शंस हों तो लाइट में हर रिफ्लेक्शन में डेविएशन आएगा। टोटल डेविएशन फाइंड करना हो तो डेविएशन की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि हो सकता है किसी रिफ्लेक्शन में डेल्टा क्लॉकवाइज आए, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज आए, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड माइनस होंगे। अगर दोनों ही क्लॉकवाइज हैं तो प्लस होंगे, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं तो प्लस होंगे। मतलब अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हमें टोटल डेविएशन फाइंड करना हो तो सारे डेविएशंस को उनके साइन को कंसीडर करते हुए ऐड कर दें। और इसमें जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लें, वैसे यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले लेते हैं और सारे क्लॉकवाइज माइनस ले लेते हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट निकालेंगे सारे डेविएशन ऐड कर देंगे। अगर प्लस में आता है तो हम बोलेंगे नेट डेविएशन, जो सम आया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और सम माइनस आया तो हम बोलेंगे नेट डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। Total deviation after several reflections is equal to the sum of deviations during every individual reflection. That can be expressed mathematically as total delta is equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta 3, so on. You have delta 1, delta 2, delta 3, first, second, third
एंड सो ऑन बाकी के रिफ्लेक्शंस में डेविएशंस हैं। रोटेशन ऑफ मिरर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अगर इंसिडेंट रे को हम फिक्स रखते हुए मिरर को रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न करेगी और उसका टर्निंग क्या होगी। इस बात को समझने के लिए अगेन हम रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री को ध्यान दें। यहां हमने इनिशियल मिरर मींस मिरर की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल नॉर्मल मींस मिरर पर इनिशियल नॉर्मल जो इनिशियल मिरर का नॉर्मल है। नाउ दिस इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को इक्वल लिया अल्फा। अब हम मिरर को रोटेट करेंगे एंगल थीटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और न्यू मिरर देखने के लिए डायग्राम सिंपल लगे तो हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे को टेम्पररी हटा लेते हैं, जब जरूरत होगी तो इनको वापस दिखा देंगे। ये नया मिरर जिसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, नया मिरर या उसी मिरर को रोटेट किया हमने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में, तो इसको नाम दिया रोटेटेड मिरर, और हम इसको न्यू मिरर भी बोल सकते हैं। मिरर की इस पोजीशन में इसका जो नॉर्मल होगा इस तरफ जाएगा और नॉर्मल भी पुराने नॉर्मल से थीटा एंगल टर्न कर जाएगा। अब न्यू नॉर्मल एंड न्यू मिरर इज विजिबल। हम वही पुराने इंसिडेंट रे लें, तो पुराने इंसिडेंट रे का इनिशियल नॉर्मल से एंगल अल्फा था, तो अब न्यू नॉर्मल से एंगल अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो नई सिचुएशन में रोटेटेड मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अल्फा प्लस थीटा, तो न्यू नॉर्मल से अल्फा प्लस थीटा डायरेक्शन में ही फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी। और न्यू रिफ्लेक्टेड रे देखिए इसका एंगल भी न्यू नॉर्मल से अल्फा प्लस थीटा है। अब इनिशियल रे से ये कितना टर्न हुई इसको फाइंड करने के लिए हमें दोबारा इनिशियल रे को दिखाना होगा। ये इनिशियल रे, अब देखिए इसका इनिशियल नॉर्मल से एंगल अल्फा ही है। अब अगर नया रिफ्लेक्टिंग एंगल निकालना चाहें तो ये है अल्फा प्लस थीटा, और न्यू नॉर्मल से और इनिशियल नॉर्मल बेस एंगल थीटा, तो इनिशियल नॉर्मल से न्यू रिफ्लेक्ट रे का एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस 2 थीटा, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा। अब इनिशियल नॉर्मल से न्यू रिफ्लेक्ट रे की डायरेक्शन मालूम है, तो इनिशियल नॉर्मल से हम इनिशियल रिफ्लेक्ट रे की डायरेक्शन देख लें, वो अल्फा होगी। तो अल्फा प्लस 2 थीटा में से अल्फा माइनस करेंगे, देन वी गेट दिस एंगल एंड दैट विल बी 2 थीटा। मतलब साफ है, अगर मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करें, साथ में इंसिडेंट रे को न चेंज करें, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से उसी डायरेक्शन में रोटेट होगी जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट किया गया है। If mirror is rotated through an angle theta, keeping the incident ray fixed, the reflected ray rotates by double angle 2 theta in the same sense as that of the rotation of the mirror. आज की बात हम यही एंड करते हैं। ज्योमेट्री ऑप्टिक्स का ये दूसरा ऑनलाइन लेक्चर था हमारा। आइडियाज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हम अभी तक ऑफलाइन क्लासेस के हैबिचुअल थे, जिसमें आप क्लास के बीच में बात चल रही होती थी तो आपको जो डाउट आप पूछ लिया करते थे, या टीचर आपकी क्लास की नीड के अकॉर्डिंग तो आपको वहाँ पे मॉड्यूलेट कर सकते थे, चेंज करते थे। बट ये रिकॉर्डेड लेक्चर वन वे टॉक की तरह है, तो इसको उतना ही यूजफुल बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अब इसमें आपका मैं एक कॉपरेशन चाहूँगा कि पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को एक बार दोबारा एक साथ देखें, उनको अच्छे से रिवाइज करें, उनमें जितने आइडियाज थे उनको समझें, और ज़रूरत हो तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। जरूरत नहीं, मैं कहूँगा उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो फर्स्ट असाइनमेंट, रिवाइज द आइडियाज कवर्ड इन लेक्चर 1 and lecture 2. Second assignment, make short notes of every idea you have learned in these lectures. अब ये शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प होगी। इन 2 लेक्चर्स में जो आइडियाज कवर किए हैं उनका बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में रात को फ्लोट कर दूंगा। मॉर्निंग में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन दीज
next lecture will be, और ये इतना जरूरी इसलिए है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स प्रिंटेड में मिल जाएंगे, आप सारे आइडियाज बना लेंगे, इन सारे आइडियाज को माइंड में सेट कर लेंगे, तो जिससे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम अगली क्लास मिल लें तो जहां जिस चीज की जरूरत हो वो आपको तुरंत ध्यान आए। In next lecture we will discuss applications of these ideas in problem solving. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम वापस मिलेंगे, तब तक इन दोनों असाइनमेंट्स को जो आपको लेक्चर रिवाइज करने हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और साथ में सारे आइडियाज को बहुत अच्छे समझना है, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनको तुरंत आपके दिमाग में आए। जब हम ऑनलाइन क्लास में लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी तो आप उसको साथ साथ समझ सकें। इसी उम्मीद के साथ आज की बात खत्म करते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉक। थैंक यू।